नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, पिछले कई महीनों से एक खबर ने पूरी दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। आप समझ ही गए हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है कोरोना वायरस, सावधानियां और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग, डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब से आज हम कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लें, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चीन से फैले इस वायरस ने आज विश्व के 118 देशों को प्रभावित किया है और अब इस वायरस का प्रवेश भारत में भी हो चुका है। इसलिए बेहद ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होना, क्योंकि अभी भी इसका कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। तो इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 052222055756, 0522228868, 0522401598। और आपसे अनुरोध करेंगे जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आपके भी प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस है क्या? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को लेकर के पैनिक बिल्कुल ना हो। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली एनवेलप्ड वायरस है जो कि आम सर्दी, जुकाम, खांसी से लेकर के सीवियर डिजीज़ करता है, जैसे मिडिल ईस्ट सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो नोवल कोरोना वायरस, जिसको अब कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, यह वायरस नया स्ट्रेन है। पूरी दुनिया के सभी लोग इस वायरस के लिए नए हैं, ससेप्टेबल होस्ट हैं। ये उनको प्रभावित, इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वायरस कहाँ से आया। सबसे पहले चाइना में 12 दिसंबर के आसपास कुछ ऐसे केसेस भर्ती हुए जिनमें न्यूमोनिया था, लेकिन उनके न्यूमोनिया का क्या कॉज है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। उनका जो केसेस का नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा था। वो लोग रिसर्च कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था। 30 दिसंबर को उन्होंने WHO को अलर्ट किया और 7 जनवरी को ये जो न्यूमोनिया का कॉजेज थे वो नोवल कोरोना वायरस के रूप में आइडेंटिफाइड हुए। इसके पश्चात 30 जनवरी को भारत में पहला नोवल कोरोना वायरस का संक्रमित केस पाया गया और उसी समय WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। इस वायरस का फरवरी में इस वायरस को दोबारा से नाम दिया गया कोविड-19। अब हम इसको कोविड-19 वायरस के नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 इस नाम से जानते हैं। WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। आज की डेट में अगर हम देखें, कल शाम तक का जो डेटा है, कल शाम तक 118 देश इस वायरस से प्रभावित थे, जिनमें लगभग 1,24,518 मरीज आइडेंटिफाइड हो चुके थे। अपने भारत में भी इस वायरस के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 74 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 57 हमारे भारतीय नागरिक हैं और 17 विदेशी नागरिक हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 11 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 10 भारतीय नागरिक हैं और 1 विदेशी नागरिक है। अच्छी बात अभी तक वो ये है कि अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं वो सभी विदेशों से आए हैं और वहीं से इन्फेक्ट होकर के आए हैं। उनको हमने यहाँ पर स्क्रीनिंग के माध्यम से या वॉलंटरी उन्होंने स्वयं बताया उसके माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया है। अभी इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई मामला सामने नहीं आया है। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, दृढ़ संकल्प है और उनके प्रयासों के कारण अभी कोई कम्युनिटी में इस तरह का मामला, कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया। ये अच्छी बात है।
जी डॉक्टर साहब, नोएडा से सौरभ पाठक जी फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव में क्या सर्जिकल मास्क पहनना मददगार साबित हो सकता है या N99 मास्क पहनना ही उचित होगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो सर्जिकल जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं पहनना है। केवल उन लोगों को पहनना है जो लोग मरीज की तीमारदारी कर रहे हैं या फिर जो क्वारंटाइन फैसिलिटी में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को पहनना है। या फिर जैसे घर में कोई आइसोलेटेड पेशेंट है कोरोना वायरस से, तब फैमिली के सभी मेंबर्स को मास्क पहनना है। सामान्यतः हम और आप यहाँ बैठे हैं, मैं मास्क लगा के नहीं बैठा हूँ, यहाँ कोई मास्क लगा के नहीं बैठा है, तो सामान्य स्थिति में इस तरह मास्क को नहीं पहनना है। उससे क्या होगा, आप लोग मास्क खरीदेंगे, मास्क कम पड़ जाएंगे और जब ज़रूरत होगी तो मिलेंगे नहीं। और N95 मास्क केवल उन लोगों को पहनना है जो डायरेक्ट पेशेंट्स के कांटेक्ट में है, जो डायरेक्ट संक्रमित मरीज के कांटेक्ट में है, उन लोगों को N95 मास्क प्रयोग करना है। मरीज को भी N95 मास्क प्रयोग करना है और जो उनकी सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं उनको भी N95 मास्क प्रयोग करना है। मतलब आमतौर से हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जो संक्रमित व्यक्ति है या जिसको जुकाम हुआ है, खांसी है, उन लोगों से बचाव के लिए भले ही मास्क पहना जाए। जिनको जुकाम खांसी है वो लोग मास्क का प्रयोग करें जी, लेकिन सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर इससे संबंध में कोई जानकारी चाहता हो तो उसके लिए कोई नंबर आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, इसके लिए टोल फ्री नंबर है, वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, 1800-180-514। इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आप कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया हो, उसमें ये लक्षण प्रकट हुए हों, तो तत्काल इस फ़ोन पर अवगत कराएं, उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी और जो भी उनकी जांच है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, तो अगर किसी को आप ये टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। अगर इस तरह का कोई संक्रमित व्यक्ति है और आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो इस पे फ़ोन कर सकते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं? जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, कोरोना वायरस जो है इसके मुख्य जो कारक हैं फैलने के, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारे मुंह से और नाक से जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस निकलते हैं उनको ड्रॉपलेट कहते हैं। या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो 1 मीटर की रेंज में खड़ा होता है वहाँ पर, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा इसका है क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, हम उसके साथ एक ही कमरे में रहते हैं, हम उसके साथ एक कार शेयर कर रहे हैं, उसके साथ क्लोज हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तब वहाँ से हो सकता है। दूसरा, इस वायरस के बारे में बताना चाहूँगा, ये वायरस हार्ड सरफेसेस पे, जैसे खांसने पे जो ड्रॉपलेट निकलती हैं वो जब हार्ड सरफेस पे गिरती हैं या पोरस सरफेस पे गिरती हैं, तो ये वायरस हार्ड सरफेस पे 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकता है और जो हमारा कार्डबोर्ड या पोरस सरफेस है उस पर 1 दिन तक जीवित रह सकता है। तो वहाँ से भी इसका संक्रमण हो सकता है। इसलिए भारत सरकार बार बार कह रही है, आपके टेलीफोन पे जो कॉलर ट्यून के माध्यम से कह रही है कि अपने हाथों को बार बार धोएं, बिना मतलब या बिना हाथ धोए नाक, मुंह, आँख को टच ना करें, क्योंकि आपने पता नहीं कहाँ टच किया हो और वो किसी संक्रमित व्यक्ति ने उस स्थान पे वायरस छोड़ा हो तो वो संक्रमित कर सकता है। चंद सावधानियां रखनी बेहद जरूरी है। ऐसे ही करेंसी का जो प्रयोग है, डिजिटल करेंसी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं अनामिका बनारस से बोल रही हूँ। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा और अब कोविड-19 रखा गया है, ऐसा क्यों? और ये जो हैंड वॉश है जिसमें अल्कोहल बेस्ड होने चाहिए, कितने % अल्कोहल होना जरूरी है? जी, कोरोना का नाम कोरोना इसलिए रखा गया कि जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसकी मॉर्फोलॉजी कोरोना के आकार की, क्राउन के आकार की दिखी, तो इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। जी, और मिशन हेल्थ में लेते हैं हम एक और ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा आज का विषय है कोरोना वायरस, सावधानियां और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ रिद्धि सिद्धि जी हैं, वो आप अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं, आप पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितने दिनों में ये जो है कोरोना वायरस संक्रमित करता है किसी व्यक्ति को? जी, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो 2 से 14 दिन में इन्फेक्टेड होने के बाद 2 से 14 दिन में उसमें लक्षण प्रकट हो सकते हैं। जी, सूर्यांश जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो किसी कोरोना वायरस के कंफर्म केस से कांटेक्ट में तो नहीं आया है। यदि वह किसी कोरोना वायरस के कंफर्म केस से कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है तो उसे घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसको जो नॉर्मल एटिकेट्स, कफ एटिकेट्स हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, उसको मेंटेन करते हुए अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सक से परामर्श लें और वो मास्क का प्रयोग करें और अपने परिवार से थोड़ा दूरी बना कर रखें। अब बच्चों से, बड़ों से थोड़ा दूरी बना कर रखें ताकि वो उनको इन्फेक्ट ना कर सकें। जो कफ एटिकेट्स हैं, जब भी आप खांसें तो आप टिश्यू पेपर लगाएं या रुमाल जेब से निकाल के खांसते समय रुमाल लगाएं। हाथों पर नहीं खांसें, ऐसे हाथों पर नहीं खांसना है, छींकना है, क्योंकि अगर हाथों पे अगर डायरेक्ट खांसते छींकते हैं तो क्या होता है, उसमें वायरस चला जाता है। जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं तो वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इसलिए हैंड शेक भी नहीं करना है, हमको नमस्ते करना है। अभिवादन करने के लिए नमस्ते करना है, हैंड शेक से अभी अवॉइड करिए, क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं पता है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन हाथ में लेके घूम रहा है वो। जी, डॉक्टर साहब, आपने अब ये बताया कि हैंडशेक ना करके नमस्कार करना चाहिए और इसके साथ ही हाथ लगा के नहीं खांसना चाहिए। तो अब हाथों की सफाई के बारे में भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हाथों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हुए कोरोना वायरस को बचाव कर सकते हैं और इसे दूर भगा सकते हैं। हाथों को धोने के लिए मैं तरीका बताता हूँ, आप लोग भी करिए हमारे साथ में। इसमें एक न्यूमोनिक है, सुमन के। सबसे हाथों को धोने के लिए क्या करना है, पहले एक लिक्विड सोप लेना है या साबुन जो भी उपलब्ध है, पहले उसे लेना है, फिर उसको ऐसे ऐसे रगड़ना है, फिर पीछे उल्टा ऐसे ऐसे करना है, फिर इधर ऐसे यू, एम फॉर मुट्ठी, मुट्ठी से ऐसे रगड़ना है, फिर ये ऐसे करना है, ए फॉर अंगूठा, अंगूठा से ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और एन फॉर नाखून, नाखूनों को ऐसे रगड़ना है, ऐसे रगड़ना है, और के फॉर कलाई, कलाई को ऐसे ऐसे करना है। ये हाथ धोने का सही तरीका है, बहुत कम समय लगता है। अगर आप ऐसे हाथ धोएंगे तो आपका पूरा हाथ साफ हो जाएगा। अगर आपके पास साबुन है, लाल साबुन से हाथ धोइए। अगर आपके पास कोई लिक्विड सोप है उससे हाथ धोइए। और अगर आप जैसे कहीं ट्रैवलिंग में हैं, नहीं व्यवस्था है, तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मतलब जल्दबाजी में कभी भी हाथ मत धोइए कि आपने सिर्फ सिंपल तरीके से हाथ धो लिया। बाकायदा उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है वैसे हाथ जरूर धोइए। ये कोरोना वायरस का जो है, इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, अपना बिहेवियर चेंज करिए। हम कैसे बेटर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग खांसते हैं तो ऐसे करके किसी के सामने नहीं खांस दें, एकदम थोड़ा सा मुंह ऐसे करके कपड़ा लगा करके खांसें ताकि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्ट ना हो जाए। ये सब विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं। कमरे में रहें, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो कमरे में अकेले ही एकांतवास करें। उसमें अपने परिवार के सदस्यों को सोने के लिए आमंत्रित ना करें, उनसे दूरी बना करके रखें। वेल वेंटिलेटेड रूम में ही सोएं जिसमें हवा का आवागमन अच्छा हो। और जब भी आप अपना, जैसे अपने कमरे के जो आप टॉयलेट के गेट हैं या अपना गेट है, आपने टच किया तो उसको भी जो ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है 1%, 5.5% ब्लीचिंग सोल्यूशन से उसको आप साफ़ कर देंगे तो वो वहाँ से जो वायरस का इन्फेक्शन है वो दूसरा व्यक्ति नहीं ले पाया, क्योंकि उसी से आप खोलेंगे उसी से दूसरा व्यक्ति खोलेगा, तो वो ट्रांसमिशन होने का चांसेस रहेगा। चंद छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम किसी भी तरह के वायरस से बच सकते हैं। सुधांशु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, अगर कोई विदेश से वापस आया है तो उसे क्या सावधानी अपनाना चाहिए?
देखिए, इस समय तो लगभग 118 देश इस वायरस से प्रभावित हैं। तो कोई भी व्यक्ति विदेश से आया है, 14 दिन के अंतराल पर विदेश से आया है, तो पहले तो उसकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर हो जाती है ना। अगर कोई सिम्टोमेटिक रहता है तो वहीं उसकी जांच करा करके अगर वो निकलता पॉजिटिव निकलता है तो उसको आइसोलेशन में रख दिया जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति विदेश से आ गया है और वो घर पर है तो घर पर वो आइसोलेटेड मतलब क्वारंटाइन में रहेगा। और इस बीच अगर उससे सिम्टम डेवलप होते हैं, कोई भी खांसी सर्दी जुकाम का सिम्टम डेवलप होता है, तो वो तत्काल टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनको अवगत कराएंगे, ताकि उनकी तुरंत जो चिकित्सा सेवा उनको प्रदान की जा सके, उनकी जांच की जा सके, चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। मैं आप लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहूँगा। भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक जितने भी सामान्य वीज़ा हैं वो सभी निरस्त कर दिए हैं। अब केवल डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो विशेष कुछ वीज़ा हैं वही भारत सरकार सहमत है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, ये 7 देश हैं जो हाईली अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से। तो इन देशों से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो वो आइसोलेशन में जाएंगे, उनको आइसोलेट किया जाएगा तत्काल। और अगर वो नॉन सिम्टोमेटिक भी हैं, उनमें कोई सिम्टम भी नहीं है, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको इंस्टीट्यूशनल मतलब हमारे जो क्वारंटाइन की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको आना पड़ेगा। 14 दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा और 14 दिन उसकी घर पर उसकी ट्रैकिंग की जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस समय विदेश यात्राओं से परहेज करें। यदि कोई भारतीय नागरिक भी विदेश जाकर के इन 7 देशों में होकर के लौटता है तो उसको भी क्वारंटाइन की उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी, मिशन हेल्थ में लेते हैं हम एक और ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और अब हम केसी सक्सेना जी से चाहेंगे कि वो अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो क्या उपाय करें जिससे उसका प्रसार ना हो सके? जैसा कि अभी मैंने बताया, कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव आता है, एपिडेमियोलॉजिकल लिंक केस से है और उसमें पॉजिटिव आता है तो उसको तत्काल इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर उसकी चिकित्सकों द्वारा सेवा की जाएगी और उसके टेस्ट होंगे, जाँचें होंगी। अगर उसकी जाँचें पॉजिटिव आती हैं, 14 दिन में करीब जाँचें, उसकी 2-3 जाँचें होती हैं, वो लास्ट की 2 जाँचें पॉजिटिव आती हैं, निगेटिव आती हैं, तो फिर उसको और एसिम्प्टोमेटिक हो जाए तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाकी का जो सावधानियां मैं पहले बता चुका हूं वो सावधानियां उसको भी अपनानी है। जी, नेक्स्ट आशीष जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो है अब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसका जांच और उसका जो है इलाज कैसे होगा? देखिए, उसकी जांच के लिए जो 2 तरह के स्वैब्स लिए जाते हैं, एक नेजल स्वैब्स और नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है, थ्रोट स्वैब लिया जाता है। उसको जो बाइल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है VTM में रख करके उसको वायरोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है। हमारे प्रदेश में इस समय 3 वायरोलॉजी लैब काम कर रहे हैं, KGMU लखनऊ, बनारस और अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में। तो जहाँ से भी पास होता है वहाँ भेज दिया जाता है। और इलाज के लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी नहीं डिस्कवर हुई है, रिसर्च चल रही है और जो भी इलाज है सिम्टोमेटिक इलाज चलेगा इसमें। नेक्स्ट जी, मंगला जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि एक गर्भवती महिला को कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैडम, गर्भवती महिला को कोरोना वायरस से कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। जो रिस्क एक सामान्य व्यक्ति को वही गर्भवती महिला को भी है। तो जो सावधानियां एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा बरती जा रही हैं वही गर्भवती महिला के द्वारा भी बरती जाएं। जी, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु को इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं, अभी तक लिमिटेड स्टडीज़ हैं, उसमें ये पाया गया कि गर्भवती महिला के जो शिशु पल रहा है वो सुरक्षित है। जी जी, डॉक्टर साहब, अमरजीत जी का फ़ोन है लखीमपुर खीरी से। हेलो जी, हेलो, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अमरजीत वाल्मीकि बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि एक सुना है कोरोना वायरस का मुर्गे के मांस मछली से फैलता है क्या?
जी, बहुत मुख्य प्रश्न इन्होंने लिया। देखिए, ये जूनोटिक डिजीज है और अगर हम अनकुक्ड फूड का सेवन करते हैं, तो जैसे वुहान का जो मार्केट था वो ये इसी तरह का मार्केट था, तो वहीं से ये आया है। तो उससे अगर अनकुक्ड है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उससे कोरोना वायरस का स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टडीज़ में इस तरह का बात निकल के नहीं आई है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस में लिमिटेड जानकारी है हम लोग को जी। तो अभी इस तरह के जब स्टडीज होंगे आगे, तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि ये किस जूनोटिक एनिमल से ये डिजीज हमें ट्रांसमिट हुई है। जी, तब तक के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उचित नहीं है। प्राची जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हेलो सर। सर, सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसमें जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे मुख्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्य एयरपोर्ट्स हैं, जैसे आगरा, बनारस, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, इन एयरपोर्ट्स पे जितने भी विदेशी यात्री आते हैं, उतरते हैं, उनकी सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने सभी जगह पर, सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनवाए हैं, क्वारंटाइन के लिए वार्ड बनवाए हैं और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई है, N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं। भारत सरकार की जो भी एडवाइजरी आती है उसके माध्यम से, जो भी निर्देश होते हैं उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। संचारी रोग अभियान जो चल रहा है अभी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उसमें आशा बहन को घर घर जा कर के ये निर्देश हैं कि आप घर घर जाएं और देखें कोई व्यक्ति विदेश से 14 दिन में आया तो नहीं है, उसमें ऐसे लक्षण तो नहीं है, या किसी कोई कॉन्टैक्ट का पर्सन हो उसमें ऐसे लक्षण तो नहीं है। ये भी कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल बॉर्डर पर भी स्क्रीनिंग चल रही है, सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग कराई जा रही है और किसी भी प्रकार से सरकार कहीं पर कोई कमी छोड़ नहीं रही है व्यवस्था करने में। सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई गई है, उनको PPE किट उपलब्ध कराई गई हैं। जो लैब हैं, पहले हमारी केवल पुणे में ही जांच होती थी, अब वो KGMU और बनारस और यहाँ भी जांच होने लगी है। तो सरकार अथक प्रयास कर रही है। बॉबी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना वायरस का कोई टीका या वैक्सीन उपलब्ध है? अभी तक इसका कोई टीका इजाद हुआ नहीं है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई टीका नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या किसी खास आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करता है? देखिए, वैसे तो जितने भी एज ग्रुप हैं वो सभी ससेप्टिबल होस्ट हैं, किसी को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। 2 माह से लेकर के 100 वर्ष तक के लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इसका जो मीडियन एज ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एज ग्रुप है, वो 51 ईयर है मीडियन, यानी कि एवरेज। तो 39 से लेकर के 65 ईयर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं और इसमें भी मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। मेल्स में प्रतिशत ज़्यादा है अफेक्ट होने का, 51% मेल, क्योंकि मेल जो होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, इसलिए। जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो टोल फ्री नंबर है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जिससे अगर कोई जानकारी चाहें तो वो ले सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप हमारा टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5145, 1800-180-5145। और मिशन हेल्थ के अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम लेंगे चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और कोरोना वायरस से बचाव सावधानी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने आज इस संबंध में प्रश्न पूछे, और आप सबका भी कि आप अपना महत्वपूर्ण टाइम निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। नमस्कार।